हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 जो बायो का चैप्टर है नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का टॉपिक कर रहे हैं केल्विन साइकिल, जिसमें बात करेंगे कि किस प्रकार से प्लांट में ग्लूकोज फॉर्म होता है। केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं और डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसे केल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी की थी वह मेल्विन केल्विन ने 1957 में की थी। तो उन साइंटिस्ट के नाम पर इसे केल्विन साइकिल कहा जाता है। इसे C3 साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वह 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का बनता है। इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है यह ऐसा नहीं है कि यह अंधेरे में होती है, डार्क में होती है। इसे भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं ATP और NADPH, इस रिएक्शन में केल्विन साइकिल की रिएक्शन में, यानी कि तीनों एक ही साइकिल का नाम है, में रॉ मटेरियल की तरह यूज होंगे। इस साइकिल में हम कार्बन का पाथवे देखेंगे कि किस प्रकार वह ग्लूकोज में चेंज होता है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। और इस साइकिल में जो कार्बन का मॉलिक्यूल यूज होता है वो कौन सा होता है? CO2। और इस साइकिल को मूव करने के लिए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कैसे ग्लूकोज में चेंज होगा वो हम देखेंगे। और जो एनर्जी चाहिए होती है वह लाइट रिएक्शन, जिससे पहले वाली रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं ATP और NADPH का यूज करेंगे। कहने का मतलब जो लाइट रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट था वह केल्विन साइकिल के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा साइकिल को मूव करने के लिए। और अब बात है कि NADPH का क्या काम है। हमें पता है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में चेंज करना है, तो कार्बन तो चलो यहाँ से कलेक्ट होती रहेगी और ऑक्सीजन भी हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से आएगी? तो ये वाला जो H है यह हेल्प करेगा ग्लूकोज में H की कमी को दूर करेगा। अब हम इस साइकिल को स्टार्ट करते हैं, कैसे ड्रॉ करना है इसे। जैसे आपको पता है जो लाइट रिएक्शन होती है वह टेक प्लेस होती है थैलेकोइड मेम्ब्रेन में। उसी तरह से जो केल्विन साइकिल होता है वो कहाँ पर प्लेस होता है? इन स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो उसके इनर स्पेस होगा उसके अंदर स्ट्रोमा में ये वाली रिएक्शन होती है, केल्विन साइकिल का प्रोसेस होता है। जो एटमॉस्फेयर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है, CO2 जो होती है, उसे जो एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। यह सबसे पहला प्राइमरी एक्सेप्टर है, यानी कि इस साइकिल में सबसे पहला ये प्राइमरी एक्सेप्टर है जो कि CO2 को एक्सेप्ट करता है। प्राइमरी एक्सेप्टर कहा जाता है इसे। उसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कैपिटल R डालकर U, फिर ये कैपिटल B P। और यह 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। इसमें कार्बन की काउंटिंग कितनी होती है? 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है जो कि अनस्टेबल होता है। और यह CO2 को एटमॉस्फेयर में से, यानी एटमॉस्फेयर में जो CO2 होगी उसे एक्सेप्ट करेगा। तो यह 5 कार्बन का मॉलिक्यूल जब, यानी C5 हम इसको लिखने अगर, तो जब ये एक कार्बन के मॉलिक्यूल से अटैच होगा तो ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा। 5 कार्बन इसके, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के और एक कार्बन डाइऑक्साइड का C, दोनों मिलकर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना। और ये भी अनस्टेबल होंगे और बाद में ये क्या होते हैं? 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये जो है अनस्टेबल था, लेकिन जब ये C3 और C3 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल होंगे उसमें ये चेंज हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 का फिक्सेशन होता है। उस स्टेज को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ये तो इसकी स्टेज का नाम है और ये प्रोडक्ट बने हैं, जिसे शॉर्ट में हम PGA भी लिख देते हैं। शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 प्रोडक्ट बने इसके 2PGA। तो इसमें आपको इतने स्टेप समझ आ गए कि जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट था, 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, उसने एटमॉस्फेयर से CO2 को एक्सेप्ट किया और उस रिएक्शन में क्या हुआ? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना जो आगे स्प्लिट होकर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए,
जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं PGA, 2 मल्टीप्लाई PGA, यानी कि कार्बन 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स। और ये पहला 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जो कि स्टेबल है, इसलिए इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। और इस प्रोसेस में एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम बोलते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। और शॉर्ट में हम इस एंजाइम को रुबिस्को लिख सकते हैं, RUBISCO, रुबिस्को। सेकंड स्टेप इसका आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, ATP NADPH यूज होगा, जो कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे। यानी कि इस रिएक्शन में क्या होगा, ये वाले यूज होंगे ATP और NADPH, और जो कि बाद में चेंज हो जाते हैं ADP और NADP प्लस में। अब समझने वाली बात है रिडक्शन में होगा क्या। इतना तो क्लियर होगा कि इसमें ये ATP और NADPH यूज होगा, जो कि ADP और NADP प्लस में चेंज हो जाता है। रिडक्शन में ये होता है कि हमारे पास अभी तक बने थे कार्बन के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, यानी कि लिख सकते हैं C3 वाला एक मॉलिक्यूल और दूसरा भी था C3 वाला मॉलिक्यूल। रिडक्शन में क्या होगा, ये जो टोटल 6 कार्बन बन रहे हैं, इनमें से किसी एक मॉलिक्यूल्स में एक कार्बन को वह कर देगा रिलीज रिडक्शन में। और यहाँ पे कितने कार्बन रह जाएंगे, टोटल कार्बन 5 रह जाएंगे। कार्बोक्सिलेशन में जब फिक्सेशन हुआ था तो 5 कार्बन और 1 कार्बन 6 कार्बन टोटल हुए थे, जिनमें बाद में स्प्लिट होकर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए थे। अब दोनों मॉलिक्यूल्स में से किसी एक मॉलिक्यूल का एक कार्बन रिलीज हो जाता है। कैसे होता है, रिडक्शन के प्रोसेस में। और इस मॉलिक्यूल को हम ट्रियोस फॉस्फेट कहते हैं, जिसमें 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, जिनमें एक कार्बन रिलीज हो गया। और तो इस स्टेप में क्या हुआ, हमारा एक कार्बन रिलीज हो गया। हमें कितने कार्बन चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए, 6 कार्बन की जरूरत है। इस तरह से ये साइकिल 6 टाइम चलेगा। और इसकी नेक्स्ट स्टेज है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, और इस रिएक्शन में ATP चेंज यूज होगा, जो कि बाद में ADP में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब इसमें एक ATP यूज होगा और बाद में ये द्वारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में। तो यहाँ पर आपने देखना कि एक कार्बन बनाने के लिए कितनी ATP यूज हुई। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बने हैं इसके, तो ATP भी कितनी यूज हुई होगी, यहाँ पर 2 ATP यूज होगी। और एक ATP आपने देखा यहाँ यूज हुई है। यहाँ पर 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हुए यूज हुए, बने थे 2। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने थे, तो ATP कितनी यूज हुई यहाँ पर, 2 ATP। इस साइकिल में 2 ATP यहाँ पर और एक ATP यहाँ पर यूज हुई। कहने का मतलब पूरे साइकिल में अगर एक बार ये घूमता है तो 3 ATP यूज हुई। और कार्बन कितने बने, 1। और ग्लूकोज के लिए हमें कार्बन चाहिए 6। तो कहने का मतलब अगर 3 ATP हम यूज करते हैं तो एक कार्बन बनता है। 1 कार्बन 3 ATP, हमें चाहिए 6, तो 6 कार्बन के लिए कितनी ATP यूज होगी, 18 ATP यूज होगी। 1, क्योंकि 1:3 की रेशो बन गई, ये भी 1:3 की रेशो। इस तरह से ये साइकिल 6 टाइम चलेगा, तो फिर 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज प्रिपेयर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।